आपने सांप्रदायिकता की बात की थी वहाँ पर, माहौल की। हाँ, मैं पहले सवाल कर देता हूँ। हाँ? मैं सवाल कर देता हाँ। हूँ। जमील साहब, आज जिस तरह की सांप्रदायिकता के अनुकूल माहौल है, मतलब हमारा सेमी एक किस्म से है कि जरा सा आप कोशिश करें तो माहौल बिल्कुल सांप्रदायिक है। उस पृष्ठभूमि में मंटो को याद करना कितना प्रासंगिक है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको मंटो की 4 छोटी छोटी कहानियाँ सुना देता हूँ। इसकी एक कहानी है जिसका शीर्षक है सात शीरी, दैट मीन्स मीठा पल। इत्तला मौसूल हुई कि महात्मा गांधी की मौत पर इजहार मसरत करने के लिए अमृतसर, ग्वालियर और बम्बई में कई जगह लोगों में मिठाई बांटी गई। अब इस कहानी के संदर्भ में अगर आप देखें तो आज का जो माहौल है उसमें गांधी जी के अनुयायी लगातार घटते जा रहे हैं और गोडसे जी के अनुयायी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी एक और कहानी है, मुनासिब कार्रवाई। जब हमला हुआ तो मोहल्ले में से अक़लियत के कुछ आदमी तो कत्ल हो गए, जो बाकी थे जाने बचाकर भाग निकले। एक आदमी और उसकी बीवी अपने घर के तहखाने में छुप गए। 2 दिन और 2 रातें पनाह याफ्ता मियाँ बीवी ने कातिलों की आमद की उम्मीद में गुजार दी, मगर कोई ना आया। 2 दिन और गुजर गए, मौत का डर कम होने लगा। भूख और प्यास ने ज़्यादा सताना शुरू किया। 4 दिन और बीत गए, मियाँ बीवी को ज़िंदगी और मौत से कोई दिलचस्पी ना रही। दोनों जाए पनाह से बाहर निकल आए। खाविन ने बड़ी नहीफ आवाज़ में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और कहा, हम दोनों अपना आप तुम्हारे हवाले करते हैं, हमें मार डालो। जिनको मुतवज्जा किया गया था वो सोच में पड़ गए। हमारे धर्म में तो जीव हत्या पाप है। वो सब जैनी थे, लेकिन उन्होंने आपस में मशवरा किया और मियाँ बीवी को मुनासिब कार्रवाई के लिए दूसरे मोहल्ले के आदमियों के सुपुर्द कर दिया गया। इस संदर्भ में भी देखिए, गुजरात जहाँ जैनियों की काफ़ी आबादी है, वहाँ भी यही हुआ होगा शायद। तो रिलेवेंट आज भी है मंटो उसकी कहानियों के मुताबिक। एक और कहानी है, कौन हो तुम कौन हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबूत क्या है? सबूत मेरा नाम धर्मचंद है, ये कोई सबूत नहीं। 4 वेदों में से कोई भी बात मुझसे पूछो, हम वेदों को नहीं मानते, सबूत दो। क्या? पजामा ढीला करो। पजामा ढीला हुआ तो शोर मच गया, मार डालो, मार डालो, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारा भाई हूं, भगवान की कसम तुम्हारा भाई हूं। तो ये क्या सिलसिला है? जिस इलाके से आ रहा हूं वो हमारे दुश्मनों का था, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। एक यही चीज़ गलत हो गई, बाकी बिल्कुल ठीक है। उड़ा दो इस गलती को। गलती उड़ा दी गई और धर्मचंद भी उड़ गया। यही माहौल आज भी है। आपको अपना धर्म साबित करने के लिए आगे पजामा ढीला करना पड़ेगा। तमाम सारी, चाहे जितनी आपकी उन्नति कर लिया हो आपने, चाहे जितनी प्रोग्रेस, जितनी उन्नति हमने की है, हमारी मानसिकता उससे ज़्यादा कहीं गिरती गई है। मैं आज़ादी के तुरंत बाद पैदा हुआ। जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरे साथ भेदभाव कर रहा है। जब तक मैं कॉलेज में पहुंचा ये लकीर मिट चुकी थी। मैंने उन दिनों मलाड में आरएसएस के गढ़ में
एक बिल्डिंग में फ्लैट लिया। मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आपकी ज़ात क्या है, आप हिंदू हो मुसलमान हो। सवाल था पैसा है, पैसा दिया, मकान लिया। आज वहाँ पर आप किसी मुसलमान को मकान नहीं देते। तो दैट मीन जो हमारी मानसिकता थी पहले वो थोड़ी बेहतर थी, वो उससे नीचे आ गई। और नीचे क्यों आई? क्योंकि सब कहीं 80 के दशक में वो लकीर फिर से खींची गई। आपको फिर से याद दिलाया गया, जब तक हम लोग स्कूल में थे दाढ़ी और टोपी बड़ी मुश्किल से नजर आती थी, बुर्के भी बहुत कम हो गए थे। 80 के दशक के बाद टोपी दाढ़ी भी आ गई, बुर्के भी आ गए, तिलक टीका वो भी लगभग गायब हो गया था, वो भी उभर आया फिर से। तो जो लकीर मिट गई थी उसको फिर से खींच दिया गया। इसकी वजह क्या रही? वजह ये रही कि हमने कभी सीखा ही नहीं कि जो हरकत हमारे साथ अंग्रेज कर रहे थे वही हमारे नेता हमारे साथ फिर से कर रहे हैं कि बांटो और राज करो। नेताओं ने वही किया। उनको महसूस हुआ कि जब तक इन लोगों को बांटा नहीं जाएगा हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। मैं फिर मंटो पे आता हूँ जी। मंटो के साहित्य का एक बड़ा और चर्चित हिस्सा विभाजन के समय आग की तरह चारों तरफ फैली सांप्रदायिकता को समेटता है। क्या इस साहित्य की हमारे लिए फिर से वही अहमियत है जो उस समय थी? बिल्कुल है। बिकॉज मंटो ने आपको कोई सीख नहीं दी, कोई नसीहत नहीं की। उसने आपको आपका डरावना चेहरा आपको बेनकाब किया है, बेनकाब किया और आपको आईने में दिखा दिया कि देखो ये हो तुम। जब उसने वो अफसाने लिखे उसमें ना तो ये कहा कि जुल्म करने वाला गलत था और जो जुल्म सह रहा था वो सही था। उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ ये बताया कि ये थे, इन पे जुल्म हुआ और ऐसा जुल्म हुआ जो इंसानियत को शर्मसार करता है। अब अगर आप समझें कि भाई अगर मैं इतना बुरा इंसान हूं और सुधरने की कोशिश करें तो आपकी मर्जी, या फिर आप उसमें अश्लीलता ढूंढते रहें, चखारे लेते रहें, उसके मजे लेते रहें, जो ज़्यादातर लोग करते हैं उसके अफसानों के साथ में। हालांकि उस हर अफसाना एक सीख देता है। तमाम लोगों का कहना है कि मंटो अपने समय से बहुत आगे के साहित्यकार थे। ये आगे के पीछे क्या होता है मुझे समझ नहीं। बहुत से लोगों के बारे में कहा जाता है, सिर्फ फला जो थे वो अपने से ज़माने से बहुत आगे के फिल्मकार थे। वो फिल्म भैया आगे के क्या होता है? मतलब कहने का उनकी रिलेवेंसी शायद उस समय क्या कम थी? बिल्कुल कम नहीं थी। यस, उस समय भी वो उतने ही रिलेवेंट थे जितने आज हैं। बट उस समय भी उन लोगों ने उनके अफसानों के चटखारे ज़्यादा लिए। उन्होंने खुद नसीहत नहीं की, बिकॉज वो जानते थे कि नसीहत करने से कोई नहीं बदलता। आप उनका डरावना चेहरा उनको दिखा दो। सब मंटो विभाजन के बाद काफी समय बाद पाकिस्तान गए, यह देरी क्यों? उनको बंबई से प्यार था, वो बंबई छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। सिर्फ एक घटना घटी एक दिन। उनके दोस्तों में अशोक कुमार भी थे और भी फिल्मी लोग थे। एक कहानी है उनकी जिसमें उन्होंने बताया है कैसे अशोक कुमार उनको बचा के निकाल कर ले गए भीड़ में से दंगे की। श्याम उस जमाने के एक बड़े प्रसिद्ध नायक थे, पता नहीं आज तो श्याम का नाम कोई जानता भी नहीं है, बट उस जमाने में लोग कहते हैं कि श्याम वॉज शायद उतना ही बड़ा सुपरस्टार था जितना शाहरुख खान आज है। और श्याम और मंटो की बहुत गहरी दोस्ती थी। रोज शाम को बैठ के दोनों दारू साथ पिया करते थे, शराब साथ पिया करते थे। एक शाम जब ये खबरें आती रही तरह तरह की, तो श्याम इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि उन्होंने शराब पीते पीते मंटो से कहा कि ये सब सुन सुन कर मेरा खून उबलता है, हो सकता है एक दिन मैं तुमको भी मार डालूं। वो सुन के मंटो थर्रा गए। सबसे पहले घबराए अपने बीवी बच्चों के लिए। सबसे पहले उन्होंने भगाया अपनी बीवी और बच्चों को यहाँ से। कि अचानक ख्याल आया कि अगर मेरे बीवी बच्चों के साथ कुछ हो गया, जब बीवी बच्चे वहाँ चले गए तो फिर उनको जाना ही था।
वहाँ जाने के 6 महीने में उन्होंने सबको खत लिखे कि मुझे वापस बुला लो मुंबई, बट कोई बुला नहीं पाया। मेरे सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। अगला अगला हिस्सा सवाल के था कि क्या वो भारत में नहीं रुकना चाहते थे? वो तो उनका जान यहीं अटकी हुई थी। अगर हाँ तो मतलब जो इस सवाल का जो आखिरी हिस्सा था, अगर वो भारत में रुकना चाहते थे तो क्या इसमें हम हिंदुस्तानी भी उतने ही दोषी नहीं हैं? है ना, मैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में नहीं बांटता। हाँ। मैं बोलता हूँ कि हम इस तरफ के इंसान उतने ही दोषी हैं। उतने ही दोषी है जितने उस तरफ के इंसान हैं। बिकॉज वहां पे जाने के बाद, जो आपका आखिरी सवाल है शायद, हाँ हाँ हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये इस सवाल का ही हिस्सा था। इस सवाल के 4-5 हिस्से थे कि मतलब मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से ये था कि शायद वो जाना नहीं चाहते थे। बिल्कुल नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते थे तो वो गए, तो क्या इसमें हम लोगों मतलब हम लोग की हार है? देखिए ना, अगर श्याम ने वो जुमला नहीं कहा होता तो शायद नहीं जाते। मंटो नहीं गए होते। उनकी तो जान अटकी हुई थी बंबई में। देखिए, बंबई में एक आध बार आदमी रह गया ना, तो उसके लिए बंबई छोड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा साहब, एक ये और सवाल है कि पाकिस्तानी सरकार मंटो के साथ मुसलसल मोहब्बत और नफरत वाला व्यवहार करती रही। मोहब्बत तो खैर शायद उन्होंने कभी की ही नहीं उससे। नहीं, उन्होंने सबसे बड़ा अपना अवार्ड भी उन्हें दिया, लिटरेरी अवार्ड दिया, लेकिन ज़्यादातर समय उनको जेल में डाला, मुकदमे चले। देखिए, उनकी लड़ाई हमेशा पाकिस्तान जिस मुद्दे पे बना था उससे थी। वो बहुत अच्छे मुसलमान नहीं थे, वो तो कम्युनिस्ट थे। तो नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ढकोसले करना, और वही सब कहते थे खुलकर। तो कठमुल्ला वहां पे उनसे नाराज होते थे और इसीलिए वो घुट रहे थे। और वहां पहुंच के जो घुटन हुई, उसमें उन्होंने और ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी। तो अब मेरा आखिरी सवाल यही था कि मंटो काफ़ी जल्दी रुखसत कर गए, क्या इसके लिए उनके अलावा भी कोई और जिम्मेदार था? हम सब जिम्मेदार थे, जो लकीर के इस तरफ हैं या लकीर के उस तरफ हैं, जिसने उनको इतना उदास कर दिया, परेशान कर दिया कि उन्होंने अपने आप को शराब में पूरी तरह डुबो लिया। अहमद अदीब कासमी ने उनसे कहने की कोशिश की कि भैया शराब मत पिया करो, तो उसने उनको जवाब दे दिया कि मैंने तुमको अपने ज़मीर की मस्जिद का इमाम नहीं मुकर्रर किया है, तो मुझे नसीहत मत दो। अपने आप को पूरा डुबो लिया और जल्दी खैर बात कह गए। और उस छोटी सी उम्र में जो वो लिख गए हैं, वो लगता है लोग 80 साल की उम्र तक भी शायद ना लिख पाए कभी। अगर हम कल्पना करें कि वो उन पर इस किस्म के जातियाँ नहीं होती, बहुत सारे जो मुकदमे चले, जो बार बार उनको जेल डाला गया, जो उनको अपनी जहनी परेशानियां जो झेलते रहे, तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो लंबे समय तक रहते तो हमें क्या, कुछ दिन और जी जाते, तो हमें और कुछ उनको 2-3 गम थे। एक तो बम्बई छोड़ने का गम था, एक तो जो उनका बेटा मर गया था उससे बहुत दुखी थे, फिर जो लगातार उनके साथ बीमारियां लगी रहती थी, परेशानियां लोग उनके लिए जो खड़ी करते रहते थे, वो सब मिल के एक साथ अजाब बन गई उनके लिए। मेरा मानना यह है कि जो जिंदगी में आदमी सताया गया था, उसके साथ मरने के बाद भी इंसाफ नहीं हुआ। किसी ने उसको अच्छी तरह समझा ही नहीं, किसी ने उसको अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं। 8-10 कहानियां पढ़ के उसको हीरो मान लिया, उसको विलन भी मान लिया। आप अगर उसकी सारी कहानियां पढ़ें तो वो पीजी वुडहाउस, मोपासा से कम नहीं है। आज तक किसी ने कंपेयर नहीं किया उसको। मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुना सकता हूं जो पीजी वुडहाउस को मात दे सकती हैं, मोपासा को पीछे छोड़ सकती हैं। अगर कोई उसकी सारी कहानियां ट्रांसलेट करे अंग्रेजी में, तब शायद एक बड़ा तबका जान पाए वो क्या था। लेकिन उसकी 8-10, 12, 20 कहानी से ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं हुई है। 11 मई उनका जन्मदिन है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मौके पर एक अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसमें उनकी वो कहानियाँ पढ़ रहा हूँ
एक कहानी उन्होंने लिखी थी, इसका नाम है दीवाना शायर। वो कहानी जलियांवाला बाग के पस मंज़र पर है, और मैं वो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग की 98वीं बरसी थी। किसी को याद नहीं रही, सब लोग बाबा साहेब अम्बेडकर में लगे रहे, इसमें लगे रहे, उसमें लगे, हर साल यही होता है। 2 साल बाद 100 साल हो जाएंगे जलियांवाला बाग को, आज भी किसी को याद नहीं है। तो हम में से कोई भी सच में देशभक्त नहीं है। अगर आप जलियांवाला बाग को याद नहीं रख सकते, तो मैं एक जलियांवाला बाग को उनकी कहानी द्वारा याद कराना चाहता हूँ, और उनकी एक कहानी खुशियाँ पढ़ रहा हूँ जो बॉम्बे के पस मंज़र पर है, ताकि उनके बॉम्बे से प्यार एक बार फिर दर्शाया जा सके। शुक्रिया श्रद्धांजलि। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लेते हैं।